गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी के लिए हम चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने हेनरी और फैराडे के प्रयोगों के निष्कर्ष के बारे में बात की थी। उसके अलावा हमने लेंज के नियम के बारे में भी डिस्कस किया था। उन दोनों के बाद देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल। देखिए बच्चों, गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब किसी भी छड़ को जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में जब हम गति कराते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। उस बल के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो मान लेते कि ये कोई भी एक सतह है, सरफेस है, जिसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है हमने क्रॉस से दर्शाई है। और आपको पता है कि क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी किधर होगी? सतह के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो जो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा? सतह के अंदर की ओर। इससे पहले हमने बात की थी कि जो डॉट है वो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होता है? बाहर की ओर होता है, और जो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है। मान लेते कि एक चालक छड़ है, ये कोई चालक छड़ है, मान लेते और इस चालक छड़ की जो लंबाई है वो L है। कितनी? चालक छड़ की लंबाई कितनी है? L। उसको हम इस चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित करते हैं और हमने उसको इस बिंदु पर लाके विस्थापित कर दिया। इस तरह से गति कराई हमने इसको, और गति कराने के बाद हमने उसको इस बिंदु पर लाके रोक दिया। ठीक है, मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये x है, यानी हमने उसको कितना डिस्प्लेस किया है? x दूरी तक डिस्प्लेस किया है। मान लेते ये छड़ है AB, और इसको यहाँ पर हमने A' और या PQ स्थिति पर लेके आए हैं उसको। ठीक है, तो माना AB एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई L है, तथा छड़ को x दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा सतह के अंदर की ओर ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस सतह के कैसा है? अंदर की ओर है। ठीक है ना। अतः चालक छड़ को AB से PQ पर विस्थापित करने में घेरा गया क्षेत्रफल, यानी AB से हमने कहाँ पे विस्थापित किया है? उसको PQ पर विस्थापित किया है। तो घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? AB यानी जो लंबाई होगी इंटू ये कितना है?
किसके बराबर है ये, यानी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा, माना छड़ की गति v है, यानी जो छड़ है वो कितनी गति से मूव कर रही है, v से, ठीक है ना। अतः अल्प समय dt में तय की गई दूरी, अगर हमने अल्प समय dt लिया है उसमें तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, x बराबर है, दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट नाम। आपको पता है कि जो दूरी बराबर क्या होती है, वेग इंटू समय। इस छड़ का जो वेग है वो कितना है, v है, और यहाँ से यहाँ जाने का हमने समय क्या माना है, dt माना है। तो इस अल्प समय में, dt समय में ये छड़ है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगी, v इंटू डी टी। अतः छड़ द्वारा चुंबकीय क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में तय क्षेत्रफल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो तय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है उस छड़ की, एल के बराबर है, ठीक है। स्मॉल एरिया और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, v इंटू डी टी, यानी जो स्मॉल एरिया d है वो कितना हो जाएगा, एल वी डी टी। इसको इक्वेशन हमने क्या दे दिया, 2। अब देखिएगा हमारे पास क्षेत्रफल भी है और हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो हम यहाँ से हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर सकते हैं। अतः चुंबकीय फ्लक्स, बच्चों चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डॉट डी ए। यही होता है चुंबकीय फ्लक्स। बी का मान और डी का मान अगर हम यहां से देखिएगा, बी डॉट एल वी डी टी, इसको इक्वेशन हमने क्या दे दिया, थर्ड, यानी डी ए का मान हमने इक्वेशन 2 से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अतः यानी कि किसकी वैल्यू होगी, डी फाई की। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई कितना होता है, लेंज के नियम से और फैराडे के नियम से हम बोल सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। पढ़ा था ना, माइनस किसको दर्शाता है कि अपने उत्पन्न होने के कारण का ही विरोध करती है, यानी यहाँ से कितना हो गया, माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू यहाँ से देते हैं बी एल वी डी टी, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया, बी एल डी टी से बच्चों क्या हो गया, डी टी कैंसिल हो गया, या फिर इसको डी टी कैंसिल नहीं करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं कि ई इक्वल टू, मैं वापिस लिख रहा हूँ उसको, माइनस डी अपॉन डी टी बी एल वी डी टी, या फिर ई इक्वल टू, बी कॉन्स्टेंट है, उसकी लेंथ भी कॉन्स्टेंट है और वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। यानी क्या बचा आपके पास, डी टी कितना होता है, डी टी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी एल बी। तो ये क्या होता है, किसी भी चालक छड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल जब वो किस में रखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर यहाँ ऋणात्मक चिन्ह
लेंज के नियम की पुष्टि करता है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ये जो ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि वह छड़ की गति का विरोध करे। ठीक है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक की विद्युत की दिशा किस तरह होगी कि वो छड़ की गति का विरोध करे, और यही किसका नियम होता है? लेंज का नियम होता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भंवर धाराएं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ईडी करंट। भंवर धाराएं या ईडी करंट वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब किसी चालक प्लेट के तल के लंबवत लग रहे चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण प्लेट के बंद पथों में स्थानीय विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। उन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। तो बच्चों, भंवर धाराएं क्या होती हैं कि जब किसी भी चालक प्लेट को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए? उसके लंबवत होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक प्लेट में स्थायी धाराएं उत्पन्न होती है, और उन स्थायी धाराओं की वजह से जो प्लेट है वो गर्म हो जाती है। जो स्थायी धाराएं हैं उनको क्या बोलते हैं? हम भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है ना। और इन धाराओं को सर्वप्रथम 1895 में फोको, यानी एक नाम था साइंटिस्ट का, फोको नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। अतः इनको फोको धाराएं भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो भंवर धाराएं हैं उनका दूसरा नाम क्या है? फोको धाराएं। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भंवर धाराओं के
उपयोग लिखिए या भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। अब देखिएगा, एग्जाम में भी आया हुआ है कि भंवर धाराओं के अनुप्रयोग ज्ञात कीजिए, यानी भंवर धाराएं किस किस अनुप्रयोग में काम आती है। तो पहला, अगर हम भंवर धारा के अनुप्रयोग की बात करें तो वो प्रेरक भट्टी में। प्रेरक भट्टी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि जब किसी चालक धातु को उच्च ताप पर पिघलाया जाता है तो उसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अतः वह चालक द्रवित हो जाता है। ठीक है, तो प्रेरक भट्टी में रखते हैं तो वस्तु क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रेरण भट्टी में, यानी जो इंडक्शन फर्नेस होती है उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, भंवर धाराओं का। क्लियर, तो पहला प्रयोग हो गया भंवर धाराओं का, इसमें प्रेरक भट्टी में। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, देखिएगा तो भंवर धाराओं का जो सेकंड अनुप्रयोग है, ठीक है ना, उसके अंदर अगर हम बात करें तो स्पीडोमीटर। बच्चों, स्पीडोमीटर होता है आपकी गाड़ियों में जो स्पीड को मेजर करने के काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ठीक है ना, तो स्पीडोमीटर के अंदर एक चुंबकीय चालक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, जिसको घूर्णन कराने पर वह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः स्पीडोमीटर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिस कारण सुई एक कोण के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। कोण के द्वारा क्या हो जाती है, विक्षेपित। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, स्पीडोमीटर के अंदर किसका यूज किया जाता है, भंवर धाराओं का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा, विद्युत ब्रेक। देखिएगा, इलेक्ट्रिक जो ब्रेक होते हैं ट्रेन वगैरह के अंदर, ठीक है ना, तो ट्रेन में एक धात्विक ड्रम
पहिए के साथ जुड़ा होता है, जो ट्रेन के गतिशील होने पर खुद भी गति करता है। इस कारण उस ड्रम में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उच्च भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। अतः ट्रेन में भंवर धाराओं के अनुप्रयोग से ब्रेक लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एप्लीकेशन थे भंवर धाराओं के। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेरकत्व, ठीक है, यानी इंडक्टेंस। तो इसको साथ साथ नोट करना। अगर किसी में प्रॉब्लम है या कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आप उसको साथ साथ करते रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।